गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 13 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज 10 करंट अफेयर्स के एरिया को डिस्कस करेंगे, लेकिन एमसीक्यू के थ्रू। आपको प्रैक्टिस पे कुछ इस तरीके से करनी है। अगर आप स्टैटिक जो पोर्शन है उसको भी एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं तो प्रीलिम्स की जर्नी आपकी काफ़ी ईजी हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मेंस में काफ़ी अच्छे होते हैं, आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं, इंटरव्यूज में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू सोल्व करने की बारी आती है वहां पर कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। तो इफ़ यू फॉल इन दैट कैटेगरी तो आपको कोशिश ये करनी कि जो करंट फेज है एट द सेम टाइम जो स्टैटिक पोर्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करें। इट डजंट मीन कि आपको किताब नहीं पढ़नी, द बुक्स एंड द लेक्चर्स वो आपको अटेंड करने ही है, लेकिन एमसीक्यू जो है एक एक्स्ट्रा चीज आपको अपने डेली शेड्यूल के अंदर ऐड करना है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो स्ट्रेटजीज मैं आपसे शेयर करता हूं उसने कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसे कि इस एमसीक्यूज सेशन को मैं जो आपसे शेयर करता हूं, मैंने काफी सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया था बिफोर अपियरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ नेटवर्क की जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो इसको फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट के लिए देखते रहिएगा। जल्दी से चलते हैं यहां पर हम टारगेट सेटिंग के ऊपर। तो यहां पर कट ऑफ जो है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। बाकी आप जितना भी कट ऑफ रखना चाहें रख सकते हैं। टॉपर कैटेगरी, सीरियस एस्पिरेंट कैटेगरी, ये आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब कम से कम 6 आपको स्कोर करना है। बट आई एम नॉट सेइंग कि आज ही आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है। अगर आपने अभी अभी लेक्चर्स देखने शुरू किए तो आप लोअर टारगेट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करते हुए ऊपर आने की। जो टॉपिक्स है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को लेकर रहने वाला है। रूपी ट्रेड को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। रशिया इंडिया को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। जेंडर इक्वालिटी, अर्बन फ्लडिंग, आई फ्लोज, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी जिसे एफएलएस कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। देन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में डिस्कशन करते हुए हम पोषण अभियान एंड फाइनली सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस हैं, सोशल इशू से भी क्वेश्चंस हैं, आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से, स्कीम से भी आपके क्वेश्चंस यहां पर हैं। क्योंकि जब एमसीक्यूज हम करते हैं तो ये सभी एस्पेक्ट, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, स्कीम्स हो, वो सभी हमें इंक्लूड करने होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं यहाँ पर, जो अभी स्क्रीन पे आपके सामने आएगा, एंड इन द टाइम बाउंड मैनर आपको यहां पर आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी आपको 3 स्टेटमेंट को कंसीडर करना है जो कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को लेकर है, और आपको बताना है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जब हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की बात करते हैं, जो भी हम कर ही रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ऑलरेडी इस चीज को लेकर स्टेटमेंट दी भी गई है, तो कहा गया है कि इससे क्या होगा, इससे जो ट्रेड है हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ, पर्टिकुलरली ईरान और रशिया जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, वो और भी बेहतर हो जाएगा। क्या मे बी इससे क्या होगा, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन का जो रिस्क होता है वो कम हो जाएगा। क्या that is also possible. It was also expected to help check dollar outflow and slow the appreciation of the rupee. इससे क्या होगा, जो डॉलर हमारी इकोनॉमी से बाहर जाता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम रूपी एप्रिसिएशन जो है वो भी स्लो हो जाएगा। रूपी के अंदर जो एप्रिसिएशन होता है उसकी वैल्यू के अंदर वो भी कहीं ना कहीं धीमा होता हुआ आपको दिखाई देगा। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, रिसेंटली इस चीज को लेकर बात करी जा रही थी क्योंकि हम जानते हैं ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, और ये आज की बात नहीं है, 10 साल पहले भी लगाए थे, और आज भी इनके न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने की वजह से, इन टेस्टिंग की वजह से इस तरीके के सैंक्शंस लगाए गए हैं। रिसेंटली हुआ क्या था, ईरान ने आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स होते थे उनको इंस्पेक्शन करने में प्रॉब्लम करी थी, इंस्पेक्शन को सही तरीके से नहीं करने दिया गया था। एट द सेम टाइम जो कैमरास लगे हुए थे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास, उसको भी इन्होंने उतार दिया था, एंड दैट्स व्हाई यहां पर सैंक्शंस को दोबारा लगाया गया। रशिया तो आप जानते हैं जनवरी से ये किस्सा चल रहा है, यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया गया रशिया के द्वारा, उसके बाद से ही जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशन है वो काफी हद तक कम कर दिए। देखा होगा आपने, गैस सप्लाई वगैरह भी वहां से नहीं कराई जा रही है। सो इससे क्या होगा, क्या हमारा रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ बेटर हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ईरान और रशिया जब हम इनको डॉलर में पे नहीं कर सकते तो डेफिनेटली यहां पर ऑल्टरनेटिव करेंसी हमें चाहिए होगी, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये लोग भी एक तरीके से रूपी को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या इससे फॉरेक्स फ्लक्चुएशन कम होगी? बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी करेंसी को यूज कर रहे हैं, हम दूसरों की करेंसी को यूज नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो डॉलर में हम पहले पे किया करते थे वो अब हम रुपी में करेंगे, तो डॉलर आउटफ्लो जो है वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुपी का जो डेप्रिसिएशन होता था, एप्रिसिएशन नहीं, रुपी की वैल्यू के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं, रुपी की वैल्यू के अंदर जो डेग्रेडेशन होता था, जो इसकी रुपी की वैल्यू नीचे जाती थी, वो अब नहीं जाएगी, और कह सकते हैं कि वो
स्लो हो जाएगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, सो एप्रिसिएशन ऑफ रुपी अभी देखने को मिल सकता है और डेप्रिसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। पहली दो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। जब हम फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज करते हैं तो हम उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में बहुत सारी दूसरी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो भी हमारी करेंसी को यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस स्टेप से जो भारत की करेंसी है उसका स्टैचर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी इंप्रूव होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रुपी ट्रेड के एडवांटेज को लेकर ही पूछा है। पूछा गया रुपी ट्रेड से हमें क्या फायदा होगा अगर हम रुपी से ही पेमेंट करते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट ऑफ अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन ऑन मंथली बेसिस। इससे ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा क्या? हो सकता है। अमाउंट भी दिया कितना बढ़ेगा अप्रोक्सीमेटली। अदर कंट्रीज जो हैं वो रुपी को यूज करना शुरू कर सकते हैं क्या? ये भी हो सकता है। क्या रुपी एक रिजर्व करेंसी के तौर पर भी काम कर सकता है? ये भी पॉसिबल है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। जब हम रुपी के अंदर ट्रेड करना शुरू करते हैं, जैसे कि अभी हमने किया, रशिया और ईरान को रुपी के टर्म्स में ही पे करना शुरू किया, तो उससे क्या फायदे होंगे? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो साफ साफ दिख रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ना कोई फायदा तो है नहीं। जब आपका उधार या कर्ज बढ़ता है वो एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती। तो जब देश का ट्रेड डेफिसिट या फिर देश का उधार या कर्ज जो है वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, क्योंकि इससे आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा नहीं, इससे ट्रेड डेफिसिट घटेगा, क्योंकि यहां पर हम रुपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इवन इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों जगह पर 1 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अदर कंट्रीज विल पिकअप रूपी। हो सकता है आने वाले टाइम में जो रूपी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी हो जाए कि दूसरी कंट्रीज भी इसे अडॉप्ट करना शुरू करें और रूपी एक रिजर्व करेंसी के तौर पर भी सामने आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर काम कैसे होता है? इंडियन एक्सपोर्टर हम काफी सारी चीजें जो है रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, और यहां पर रशिया इंपोर्ट करे तो डेफिनेटली रशिया को कुछ पैसा वापस करना पड़ेगा, इसका कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। रशियन बैंक के अंदर बैंक रिटेन INR इन वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट यूजुअली एक अकाउंट होता है जो कि सामने वाली कंट्री के एक फॉरेन बैंक के अंदर एक एजेंट के तौर पर रखा जाता है। तो जैसे रशियन बैंक जो है उसने हमारा एक अकाउंट जो है एक कस्टोडियन के तौर पर रखा, इंडियन बैंक ने एक पर्टिकुलर अकाउंट रशियंस का कस्टोडियन के तौर पे रखा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वोस्ट्रो अकाउंट। रशियन क्रूड ऑयल कंपनी, अब हम क्या करेंगे, हमने इनको बाकी सभी चीजें, मान लीजिए हमने इनको सॉफ्टवेयर बेचा, हमने इनको अनाज बेचा, मान लीजिए राइस हमने एक्सपोर्ट किया, सो मेनी अदर थिंग्स जो कि रशिया को चाहिए। और हमें क्या चाहिए रशिया से? हमें चाहिए क्रूड ऑयल। ठीक है, ये हमने यहां पर लिया, और यहां पर दोनों बैंक जो होंगे, जैसे हमारा वोस्ट्रो अकाउंट वहां पर है उनके पास, उनका हमारे यहां पर है, और दोनों क्या करेंगे, अपनी ही करेंसी के साथ अमाउंट को सेटल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने उनको 100 रुपए की चीज भेजी, एक्सपोर्ट करी, और हमने सिर्फ 50 रुपए की ही इंपोर्ट करी, तो रिमेनिंग 50 रुपए हमें मिल जाएगा। और यही चीज हमने 150 की इंपोर्ट करी होती और 100 की एक्सपोर्ट करी होती, तो 50 रुपए हमें यहां पर देना पड़ता। कुछ इस तरीके से दोनों कंट्रीज जो है वो अपनी करेंसी के अंदर अमाउंट को सेटल करती हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रशिया और इंडिया को लेकर पूछा गया। इसको लेकर बताएं करेक्ट क्या है। रशिया जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल गैस प्रोड्यूसर है, हो सकता है। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल एंड गैस का, ये भी पॉसिबल है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस डिमांड जो है वो रशिया ही पूरा करता है, और ये काफी टाइम से कर रहा है, कुछ नई बात नहीं है इसके अंदर। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, फिर डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम। बताइए। देखिए, वैसे अगर आप मैकेनिज्म देखोगे, ये रशिया है और ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, और ये इंडिया है। यूजुअली क्या होता था, हम जो सप्लाई लेते थे ऑयल की वो मिडिल ईस्ट कंट्री से लेते थे और उनको पे करते थे, और रशिया जो है वो ये सप्लाई करता था यूरोपियन कंट्रीज को और उनसे पैसा लेता था। लेकिन आफ्टर द यूक्रेन रशियन क्राइसिस, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, इन्होंने इस टाइप को खत्म कर दिया, और हम भी मिडिल ईस्ट कंट्री के कोई ज्यादा यहां पर उनको ज्यादा पसंद नहीं करती इन द मैनर, क्योंकि वो काफी ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं हमसे। हमने बीच में काफी रिक्वेस्ट भी करी थी सऊदी अरेबिया को कि आप आर्टिफिशियल तौर पर प्रोडक्शन को कम मत करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ऑयल के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को काफी नुकसान होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने यह बात को नहीं माना। ठीक है, तो हमने भी कहा, जब हमें पता है कि एक सप्लायर हमारी बात नहीं मान रहा है, हमें टेंट्रम्स दिखा रहा है, तो हमने क्या कोशिश करी कि हमारे पास भी ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स होने चाहिए, ताकि कल को अगर हमें इन्हें कैंसिल करना पड़े तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव
सोर्सेज हों ऑयल के, क्योंकि अभी तक ये लोग कुछ भी चाहे तो हमसे मनवा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है। तो यहां पर रशिया को एक नया कंज्यूमर चाहिए था और हमें एक नया सप्लायर चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने आपस में ही ऑयल सप्लाई को लेकर बात करना शुरू किया, और यूरोपियन कंट्रीज को भी एक नया सप्लायर चाहिए था, तो इन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अप्रोच किया। तो इस तरीके से अभी पूरा डायनामिक जो है वो चेंज हुआ है। तो अब फायदा क्या होगा, रशिया जो है वो हमें $35 पर बैरल का डिस्काउंट यहां पर दे रहा है, जो कि काफी बड़ा डिस्काउंट है, और इसी वजह से काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज रशिया और इंडिया को क्रिटिसाइज भी कर रही हैं कि आप इतने सस्ते में ऑयल को सेल या परचेज क्यों कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गई पीछे की कहानी। क्या रशिया तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है? बिल्कुल ठीक है। क्या इंडिया तीसरा बड़ा कंज्यूमर है? बिल्कुल ठीक है। क्या मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑयल गैस डिमांड है वो रशिया पूरी करता है? नहीं, ये अभी करेगा फ्यूचर में ऐसा, लेकिन अभी तक नहीं। अभी तक ऑयल कहां से आता था? मिडिल ईस्ट कंट्री से आता था। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब रशिया इतना बड़ा सप्लायर है और इंडिया इतना बड़ा कंज्यूमर है, तो हम पहले से ही क्यों उनसे नहीं ले रहे हैं? पहले से उनसे इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसे आपने यहां पर देखा, रशिया और इंडिया के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, और जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्या होता है, दो तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। एक, टाइम ज्यादा लगता है, और दूसरा, कॉस्ट ज्यादा लगती है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई पार्सल, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपका एक पार्सल जो है वो चंडीगढ़ से आना है और एक पार्सल आपका तमिलनाडु से आना है। तमिलनाडु और दिल्ली का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां पर जो पार्सल होगा उसका कॉस्ट आप तक पहुंचने का ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से जब डिस्टेंस ज्यादा है रशिया से हमारा, तो टाइम और कॉस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहां पर हो जाते हैं। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पूछ रहा है सिंपली आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। इनमें से कौन सा गोल ऐसा है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है? अभी रिसेंटली यूएन विमेन ये रिपोर्ट जो है लॉन्च करी गई, और इसने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करी, और इसने हाईलाइट किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है, जो हमें 2030 तक अचीव करना है। याद करिए, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसका टारगेट क्या है? 2030 तक हमें ये गोल अचीव करने हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम उसी तरीके से काम करते रहेंगे जिस तरीके से अभी कर रहे हैं, तो 2030 तक ये जेंडर इक्वालिटी का गोल हमारा पूरा नहीं होगा। इन्होंने टारगेट भी बताया, क्योंकि नंबर में जब आप समझाते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि अगले 300 साल लग जाएंगे। इन्होंने कहा 3 सेंचुरीज का मतलब है 300 साल लगेंगे जेंडर इक्वालिटी, मतलब मेल और फीमेल की बराबरी जो हम यहां पर करते हैं कि मेल और फीमेल को बराबर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों का बराबर होना चाहिए, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए। इसमें 300 साल लग जाएंगे अगर हम इसी गति से काम करते रहते हैं जिस गति से कर रहे हैं। बट क्या हम इसे 2030 तक अचीव कर सकते हैं? वेरी अनलाइकली। बट इसका एक सोल्यूशन भी दिया गया। इसमें वंस अगेन नंबर के तरीके से बताया कि अगर हम अपने काम करने की गति को, इफ वी इंक्रीज द स्पीड बाय 17 टाइम्स, देन हो सकता है कि 2030 तक हम इस गोल को अचीव कर ले। ठीक है, गोल क्या है? जेंडर इक्वालिटी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 7 क्या है, गोल नंबर 17 क्या है। ये आपको मेंस के आंसर लिखने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्बन फ्लडिंग को लेकर है। पूछा गया कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्या होते हैं अर्बन फ्लडिंग के। तो आपको बताना है कि अर्बन फ्लडिंग जो होती है उसकी वजह से उसके बेसिकली कारण क्या क्या होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कारण का क्या क्या होते हैं? क्या क्लाउड बस्ट इसके पीछे एक कारण होता है एंथ्रोपोजेनिक? क्या लैंड यूज पैटर्न का चेंज होना ये कारण होता है? एनक्रोचमेंट एक कारण होता है? सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। हमने अभी देखा बेंगलुरु के अंदर बाढ़ आ गई, ये काफी न्यूज में था, पीछे आपने देखा भी था। और ऐसी बाढ़ ये कोई नई नहीं है, मानसून से पहले या मानसून के टाइम पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में भी ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं कि वहां पर भी फ्लडिंग की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई है, क्योंकि अर्बन एरियाज को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि वहां पर पानी रुक जाता है। तो इसके पीछे देखिए, कारण तो क्लाउड बस्ट भी है, कारण तो लैंड यूज पैटर्न चेंज भी है, ज्यादा बारिश होना भी है, फ्लड प्लेन्स के ऊपर कब्जा करना भी है। लेकिन जब हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की बात करते हैं, हमने कॉजेस को क्वांटिफाई एंड क्वालिफाई कर दिया। यहां पर हमने कहा कि कारण तो आपको बताने हैं, लेकिन सिर्फ वही कारण बताने हैं जो कि हमारे द्वारा, मतलब ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किए हुए हैं। तो क्लाउड बस्ट तो हमारे द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, मेटीरियोलॉजिकल फिनोमिना है, तो इसको आप हटा दीजिए। ऐसे कारण जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है, बाढ़ आ जाती है, उसके अंदर एक तो हम लैंड यूज पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा फ्लड प्लेन, ऐसी ऐसी जगह पर सोसाइटीज बना रहे हैं, बिल्डर्स को पता नहीं परमिशन भी कैसे मिल जाती है, और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा कर दिया जाता है। पूरे के पूरे शहर का, सिटीज का हम क्या कर रहे हैं? कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई जो पानी पहले नीचे वाटर सीप करके अंडरग्राउंड लेवल पे चला जाता था, वो अब नहीं जाता, और इसी वजह से
जो फ्लड लाइक सिचुएशन है वो हमें बेंगलुरु में, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जो सिटीज है वहां पर देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर मैन मेड कारण भी दिए हैं आपको, नेचुरल कारण भी दिया है, और इनडायरेक्ट फैक्टर्स जो बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी यहां पर दिए। चलिए, वेरियस सीरीज आपके पास अवेलेबल हैं जो आप exam.netmock.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आई फ्लोस को लेकर पूछा गया। आई फ्लोस किसके द्वारा डेवलप किया गया? क्या एनडीएमए ने बनाया है, इसरो के द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, या किसी ऐसी एजेंसी ने बनाया जिसके बारे में यहां बताया ही नहीं गया? सोचिए, आई फ्लोस जो है मुंबई के अंदर लेकर आया गया। ये एक तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, जिससे फ्लड के बारे में कुछ हद तक पहले ही जानकारी मिल जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये है क्या? इससे बेसिकली जो आपका अर्ली वार्निंग है, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है, ये उस तरीके से काम करता है, और यहां पर अगर फ्यूचर में या अपकमिंग टाइम्स में फ्लडिंग के जो इंडिकेशंस होता है वो यहां पर दे देता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है एफएलएस को लेकर, पूछा है कि एफएलएस को लेकर बताएं करेक्ट क्या है, क्या स्टेटमेंट हमारी एफएलएस को लेकर यहां पर सही है। इट इज कैरिड आउट बाय एनसीईआरटी। ये जो एफएलएस है, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, ये एनसीईआरटी के द्वारा लेकर आया गया है, कैरी आउट किया जाता है। और इसके अंदर हम करते क्या है, 3rd क्लास, 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे अभी आप लोग यहां पर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट कर रहे हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली एफएलएस दैट इज फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी जो है, इसने इसे कंडक्ट किया गया, और इसे किया गया एनसीईआरटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर। अब इसमें होता क्या है, देखिए, क्या इसमें एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है? नहीं। हमने पिछले कुछ दिनों पहले हमने एमसीक्यूज करे थे जिसके अंदर हमने NAS के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर क्या होता है, बच्चों को टेस्ट किया जाता है एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। लेकिन एफएलएस एक न्यू टेक्निक है, इसके अंदर 1-to-1 इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 1-to-1 एक तरीके का इंटरव्यू टाइप होता है, जिसमें इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चों का अटेनमेंट लेवल क्या है। 1-to-1 इंटरव्यू होता है इसमें हर पार्टिसिपेंट के साथ। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, तो यहां पर जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, इसमें क्या होता है एमसीक्यू, और एफएलएस में क्या होता है, बच्चों के साथ होता है इंटरव्यू, ये जानने के लिए कि उनके एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखो, याद करने के लिए बता रहा हूं सिर्फ, एनएएस एक तरीके का आपका प्रीलिम्स एग्जाम जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, और एफएलएस कैसा है, ये जैसे इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, ये उस तरीके से। एफएलएस में क्या है, इट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। एनएएस के अंदर क्या है, इट इज लाइक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी या सिटीज इज और आर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। इसमें से कौन सा यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में ऐड किया गया है? क्या वारंगल को ऐड किया है, थेनी को ऐड किया है, त्रिशूर को ऐड किया है? 10 सेकेंड सोचिए। GNLC से कहा जाता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। 2022 की अभी लिस्ट निकली है, जिसके अंदर भारत की 3 सिटीज जो है उनको ऐड किया गया। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे यूक्रेन की जो कीव है कैपिटल, उसको भी यहां पर ऐड किया गया। साउथ अफ्रीका की डरबन जो है उसको भी यहां पर ऐड किया गया। हमारे यहां से वारंगल को ऐड किया है, तेलंगाना से त्रिशूर को ऐड किया है, जो कि एक तरीके की कल्चरल कैपिटल भी कहलाई जाती है केरला की। और इसके अलावा तीसरी सिटी है नीलांबुर, जो इको टूरिज्म के लिए काफी फेमस है, इसको ऐड किया। थेनी इज नॉट एडेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पोषण अभियान के बारे में पूछा है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। ये न्यूट्रिशनल आउटकम को इंप्रूव करने को लेकर है, लेकिन इसमें टारगेट ऑडियंस क्या है, किन किन को हम बेनिफिशियरी मानेंगे? क्या हम चिल्ड्रन के न्यूट्रिशनल आउटकम को बढ़ाने की बात करते हैं, एडोलेसेंट्स के, विमेन के, किसको यहां पर टारगेट किया जा रहा है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। पोषण अभियान, अगर आपको पोषण की फुल फॉर्म पता है तो जरूर बताइएगा, सोचिए। चलिए, तो इसमें चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है, बिल्कुल। एडोलेसेंट्स को टारगेट किया जाता है, बिल्कुल। विमेन, इसमें लैक्टेटिंग मदर्स भी आती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर प्रेग्नेंट विमेन्स भी आती हैं। तो प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स
दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी ही बेनिफिशियरीज हैं, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पोर्शन की फुल फॉर्म बताइए, देखिए पीछे लिखी भी हुई है, अगर आप रीड करके आंसर कर पाए तो जरूर करिएगा। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर पूछा गया। SO2 को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक तरीके का कलरलेस एयर पोल्यूटेंट है क्या, मे बी। इसका ऑर्डर मतलब इसकी जो स्मेल है वो काफी तेज होती है क्या, हो सकता है। क्या ये प्लांट लाइफ के लिए खतरनाक होता है, ये भी पॉसिबल है। 10 सेकेंड्स आपके पास है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने तीसरी बार, थर्ड टाइम, जो डेडलाइन थी किस चीज की अभी बताता हूं, उसे एक्सटेंड किया है। मींस जो कोल पावर प्लांट्स है, कोल प्लांट्स जो हैं उनको पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था, लेकिन पहली बार जब कहा गया तो टाइम लिमिट तक वो नहीं कर पाए, टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया, दूसरी बार भी बढ़ा दिया गया और अब तीसरी बार भी बढ़ा दिया गया। मतलब जो टेक्नोलॉजी उनको रखनी थी जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके, किसको, कोल प्लांट्स को, वो अभी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, मतलब उनको और ज्यादा टाइम दिया गया। राइट, ये कोल प्लांट्स जो होते हैं न्यूज में इस वजह से आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा SO2 इनके यहीं से निकलता है और इसी वजह से विश्व में, पूरी दुनिया में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन करने के लिए। चाइना और रशिया और US भी हमसे बाद में आते हैं। सो क्या ये कलरलेस एयर पोल्यूटेंट है, बिल्कुल ठीक है। स्मेल इसकी काफी स्ट्रांग होती है। प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ये सभी के लिए ही खतरनाक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सरकार कह क्यों रही है कि हमने तीसरी बार इसको डेफर किया है। सरकार का कहना यह है कि देखिए अभी हम कोविड से निकले हैं, ठीक है, कॉस्ट वैसे ही राइज हो रही है, कोल की भी बात करें अदरवाइज भी बात करें। चाइना का जो एक तरीके का अननेसेसरी इंटरफेरेंस होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो भी बना हुआ है। तो बेसिकली व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि अभी हालात सही नहीं है, थोड़ा टाइम और देना चाहिए कोल प्लांट्स को ताकि वो इन टेक्नोलॉजी को अपने यहां पर इंट्रोड्यूस कर सके। हु इज द विनर ऑफ येस्टरडेज क्वेश्चन, वो मैं अभी आपको शो करूंगा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आप मटेरियल को अच्छे से रिटेन कर पाए। बताएं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को लेकर हमें क्या फायदा होने वाला है। एप्रिसिएशन हो सकता है रुपये का, लेकिन एटलीस्ट डेप्रिसिएशन यहां पर रुक जाएगा। ईरान एंड रशिया जैसी कंट्रीज को हम पे कर पाएंगे। फिर हमने देखा एडवांटेजेस क्या होगी, इससे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी करेंसी का जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ सकता है, ये हमने देखा था। फिर हमने रशिया एंड इंडिया के बारे में देखा, तो गैस कौन किसको सप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे कौन किसका सप्लायर बन सकता है, कौन कंज्यूमर बन सकता है, ये भी हमने देखा था। क्योंकि यूरोप जो है अब वो रशिया का एक कंज्यूमर नहीं रहा है और रशिया अपनी सप्लाई जो अब इंडिया को देने की कोशिश करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी थी हमने, SDG 5 हम 2030 तक अगर हमें अचीव करना है तो 17 गुना तेजी से काम करना पड़ेगा ताकि हम इसे अचीव कर पाए। अर्बन फ्लडिंग के बारे में देखा था, अर्बन फ्लडिंग के कारण क्या थे, लैंड यूज पैटर्न चेंज होना, फ्लड प्लेन्स की बात करी थी। क्लाउड बस्ट वैसे तो एक कॉजल फैक्टर इसका है लेकिन वो एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहां से आगे बढ़ के हम चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, आई फ्लोज के बारे में डिस्कशन किया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के द्वारा मिलकर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने देखा था FLS के बारे में, तो ये FLS क्या है, इट इज मोर लाइक एन इंटरव्यू, 1-to-1 कम्युनिकेशन किया जाता है। और नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या था, उसके अंदर MCQ बेस्ड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। कौन कौन सी सिटी को यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया, वारंगल इज देयर, थ्रिसुर इज देयर और लास्ट में निलंबुर इज देयर। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था पोषण अभियान को लेकर, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, विमेन तीनों को ही यहाँ पर बेनिफिशियरी कंसिडर किया गया है। और लास्ट में SO2 एक एयर पोल्यूटेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है और प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा भी मानी जाती है। तो यहाँ पे हमने अपनी रिविजन जो है उसे कंप्लीट कर लिया है और अब चलेंगे विनर ऑफ द डे देखते हैं और फिर मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देने वाला हूं। चलिए, तो यहां पर पारुल पांड्या ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है और प्रिजन रिफॉर्म को लेकर जो हमने कमेटी का नाम पूछा था दैट इज करेक्ट। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में आंसर करना है दैट इज SDG फॉर जेंडर इक्वालिटी। प्लीज नंबर बताएं, 17 के 17 जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको याद कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम जेंडर इक्वालिटी के लिए कौन सा SDG है उसके बारे में नीचे आंसर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। यहां पर प्लीज डू लाइक द वीडियो। एट द सेम टाइम जो भी आपके नोटिफिकेशन है बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, ऑल बटन प्रेस करने के बाद आपको मिलते रहेंगे। एंड दिस इज द सेकंड चैनल ऑल्सो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी जो यूट्यूब से आपके वीडियोज रहते हैं और शॉर्ट्स रहते हैं कंसर्निंग UPSC, दे आर अपलोडेड। प्लीज मेंशन योर मार्क्स सो दैट वी कुड सी कि टॉपर कौन है यहाँ पर। अगर 6 अच्छे से ऊपर स्कोर किया यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 स्कोर किया तो धीरे धीरे इंप्रूव जरूर करिएगा, लेकिन हाँ मार्क्स जरूर लिखिएगा ताकि ये पता चल सके हु इज ऑन द टॉप पोजीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।